देखो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे मिडिल टर्म पूछा जा रहा है, इसकी पावर 12 है। तो मिडिल टर्म क्या होगा इसमें? मिडिल टर्म टर्म होगा, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 13। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? T7। और यहाँ पे मिडिल टर्म कितना होगा? इसमें दो मिडिल टर्म होंगे। मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे बताओ? देखो N9 है तो नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे, तो मिडिल टर्म कितना होगा? T5 एंड T6। T5 एंड T6 आर द मिडिल टर्म। तो T7 कितना हो जाएगा? T7 इज इक्वल टू T6 प्लस 1। T6 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 12C6 a बाई x टू द पावर 6 आ जाएगा इंटू bx टू द पावर 6। ये मिडिल टर्म है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा? T5 मतलब T4 प्लस 1 9C4 3x टू द पावर 5 एंड माइनस x क्यूब बाई 6 टू द पावर 4। और यहाँ पे एक और मिडिल टर्म मिलेगा T6 एंड दैट इज T5 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 9C5 3x to the power 4 and minus x cube by 6 to the power 5। तो ये दो मिडिल टर्म मिलेंगे सेकंड वाली सिचुएशन में, और पहले में सिर्फ एक। आई होप कि ये मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द greatest binomial coefficient in the expansion से मतलब है binomial expansion of 2 minus 3x to the power 20। आंसर करो। क्या आंसर मिला बताओ? क्या आंसर आया? सर 20C10। 20C10, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सिर्फ एनसीआर से मतलब है, इसमें 2 और 3 इनसे कोई मतलब नहीं है। 2 3x इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमें बताना है। समझ आए? तो ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब एनसीआर के बारे में बात कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो, याद करो पास्कल ट्रायंगल में सबसे बड़ा टर्म कहाँ देखने को मिलता था? बीच में। देखो याद करो, 1 1 1 1, इन दोनों का सम 2, फिर 1 1, दोनों का सम 3, और फिर 3 एंड 1, फिर यहाँ पे 1 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4 1। तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मिडिल टर्म, जो सबसे मिडिल वाला टर्म है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता था। इसी तरह से करते थे ना ये, इसको एनसीआर में कन्वर्ट करके। तो अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा बताओ? क्या 11th टर्म मिडिल टर्म होगा? T11। तो इसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा? 20C10। और यही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आंसर कितना हो गया? 20C10। क्या इतनी बात समझ आए? अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए जो इससे रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 2 to the power n x to the power n, where n is a positive integer। करो आंसर
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। गुड, देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें पावर कैसी है, इवन है ना, तो मिडिल टर्म क्या मिलेगा, मिडिल टर्म, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है 2n+1 टर्म, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, tn+1 टर्म। देखो मिडिल टर्म यही आएगा, तो मिडिल टर्म होगा कितना, tn+1 जो टर्म होगा वो आ जाएगा 2n/n एंड x⁴n, ऐसा आएगा। और 2n/n को लिख सकते हैं 2n अपॉन n इंटू x⁴n, और इसको लिखा जा सकता है 2n का मतलब 2n इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3, ऐसे चलते चलते एक टाइम आएगा कि n+1 फैक्टोरियल मिलेगा, n+1 फैक्टोरियल, या इनफैक्ट आप ऐसे सोच सकते हो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से 1 से लेके, और यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू x⁴n, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो इवन टर्म्स हैं, ये जो इवन टर्म्स हैं, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये इवन वाले जो टर्म है, इवन नंबर्स जो लिखे, ऐसे कितने इवन लिखेंगे, n टाइम्स इवन होंगे, n इवन होंगे और n ऑड होंगे, n इवन n ऑड। तो जितने भी इवन है हर एक में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो हर एक में से यदि हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कितनी बार मिलेगा, 2n। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बाय द वे ये n हो जाएगा, n मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, n-1 मिलेगा। फिर आगे यहाँ पे 2n-4 में से 2 कॉमन लिखेंगे तो n-2 मिलेगा। और ऐसे चलते चलते कहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 मिलेगा, इनटू अब यहाँ पे देखो ये 2n-1 है, इनटू क्या है, 2n-3 है, और ऐसे मल्टीप्लाइड होके 3 इंटू 1 मिलेगा, और अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x⁴n, ऐसा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई कि किस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिखा गया। और देखो यहाँ से n से ये 1, ये n फैक्टोरियल खत्म हो गया। तो अब इसको यदि मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो रीअरेंज करने में क्या मिलेगा, देखो 2n-1, 2n-3, 2n-5, इस तरह से इंटू 3 इंटू 1, और इंटू 2n इंटू x⁴n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर टू यू। तो क्या बोला गया, मिडिल टर्म बताना है इसमें, तो इसका मिडिल टर्म ये आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट, और नेक्स्ट हेडिंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। नोट डाउन दिस। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से क्या मतलब है अपन को, अभी हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेंटर में मिलता है, सेंटर वाले टर्म में, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब है, और ये कैसे निकाला जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, a + x⁴n, और ध्यान रहे कि जो a है ये फर्स्ट वाला टर्म है, और ये x जो है वो सेकंड। तो इसको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है,
a प्लस एक्स टू द होल पावर n। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूं, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस nc2 a टू पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x टू द पावर n। ऐसा सिचुएशन हो गया। ये देखो, ये t1 हो गया, दिस इज t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, और ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया tn प्लस 1, t1 t2 t3 एंड tn प्लस 1, ऐसा हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली का मतलब है कि जितने भी टर्म है पहले इन पे मॉड लगा दीजिए, और मॉड लगाने के बाद जो भी जिसकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो वाले टर्म को आपको बताना है। सबसे बड़ा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए सारे टर्म्स की, और उन टर्म्स में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अब देखो, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो ए पे भी डिपेंड करेगा, एक्स पे भी डिपेंड करेगा, और एन पे भी डिपेंड करेगा। इन तीनों नंबर्स पे डिपेंड करेगा, और फिर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाएगी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो अभी यहाँ पे ए एक्स एन को डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते हैं कि ये वाला टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को जरूर मिलता है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो पर्टिकुलर एक ग्राफ बना के बताता हूँ कि लेट से मैं ये एक्स एक्सेस रख देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सेस बना देता हूँ, और इन सब टर्म्स की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, वैल्यूज जो है वो देखते हैं। तो देखा जाता है कि या तो ये कर्व ऐसा आएगा, या कुछ ये कर्व कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, बीच में मिलेगा, है ना, या फिर ये इस तरह से ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, या फिर एंड में जाके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखने को मिलेगा। ये ग्राफ क्या बना दिए, ये इस तरह से है कि t1 हो गया, इधर t2 हो गया, t3 t4, ऐसे ही tn+1, इस तरह का ग्राफ बना दिया टर्म से रिलेटेड। तो अब ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, किसी भी जगह पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है? तो हम क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम लेट tr+1 is the numerically greatest term, ग्रेटेस्ट टर्म हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट tr+1 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो यदि tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो क्या होगा, tr+1 का जो मॉड वैल्यू है ये जस्ट बड़ा या इक्वल होगा मॉड वैल्यू ऑफ tr+2 के, बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा tr टर्म के। देखो ध्यान से, यदि ये tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो उससे जस्ट पहले वाले टर्म से ये बड़ा या इक्वल होगा, और उसके जस्ट राइट वाले से ये बड़ा या इक्वल होगा। क्या ये कंडीशन से आप सेटिस्फाइड हो? क्या इतनी बात समझ आए? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि पहला टर्म जो है, इतने इस वाले पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यदि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म tr+1 है तो ये क्या होगा, tr+1 और अपॉन मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ tr+tr। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे a+x की पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा
NCR a to the power n minus r into x to the power r का mod is greater than or equal to TR. TR मतलब NCR minus 1 a to the power n minus r plus 1 into x to the power r minus 1 इसका mod. ऐसा सिचुएशन है. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. अब याद करो कि एनसीआर जो है, एनसीआर की वैल्यू हमेशा होल नंबर रहती है, तो ये तो हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा एनसीआर और ये मॉड लगेगा a to the power n minus r x to the power r का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू NCR minus 1 और ये कितना हो जाएगा a to the power mod of a to power n minus r plus 1 और into x to the power r minus 1. देखो यहाँ पे अब थोड़ा इसमें कुछ कैंसिलेशन आएगा और ऑब्वियसली a और x जीरो तो होंगे नहीं क्योंकि बाइनोमियल टर्म्स हैं, तो a और x जीरो नहीं हो रहे, तो इनकी मॉड वैल्यू भी जीरो नहीं हो रही. तो अब क्या बचा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कुछ कैंसिल हो जाएगा. एनसीआर देखो यहाँ पे a टू पावर n माइनस आर है और यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पे पावर ज्यादा है a की, तो यहाँ a बचा रहेगा और लेफ्ट में x बचा रहेगा, तो मॉड x इधर बचा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे NCR माइनस 1 मॉड a बचा रहेगा. देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स को आपने यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है. अब इसको लिख सकते हैं NCR और अपॉन NCR माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a अपॉन मॉड x. क्या इतनी बात समझ आई? या इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ a बाई x भी लिखा जा सकता है. ठीक है, याद करो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, फॉर्मूला याद रखना है. आपको पहले बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नहीं याद रखोगे तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग है. तो अब ये तो भूल ही जाओ कि आप एग्जाम में उसको ड्राइव कर, ऑब्वियसली आप ड्राइव कर सकते हैं बट उतना टाइम नहीं होता है ना. अब जैसे इस समय आ गया, इस समय हमें फॉर्मूला चाहिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बाई x. ऐसा हो गया. इसका फॉर्मूला ये होता है, लास्ट क्लास में लिखा था हम लोगों ने. अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी आर में. तो ये कितना हो गया, n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई एक्स. चेक दिस आउट, r को r से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा इधर और n प्लस 1 बाई आर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड a बाई एक्स. और n और r ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा. तो r क्या हो जाएगा, r लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स होगा. और यही कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यू नीड टू रिमेम्बर. दिस इज अ फॉर्मूला बन गया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन गया है ना. तो आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, नोट करो फटाफट पहले. अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला किस में अप्लाई होता है. देखो ध्यान से, ये a प्लस एक्स की पावर n के रेस्पेक्ट में ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. इसके रेस्पेक्ट में जो r आता है लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स. a का मतलब है ये फर्स्ट टर्म से और x का मतलब है ये सेकेंड टर्म से. यहाँ पे मॉड लगाया जाएगा. ऑब्वियसली इसमें जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जा रहा है तो गिवन क्या क्या होगा, गिवन होगा a भी गिवन होगा, x भी गिवन होगा और n, ये तीनों ही चीजें गिवन होगी.
तो फिर पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो अब ए एक्स और एन ये सब गिवन है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी ना कुछ, जब ए एक्स एन ये सब गिवन है तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू पे लेट से इसकी वैल्यू कुछ वी आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसमें कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे पहली सिचुएशन, कुछ सिचुएशन है आपको बता देते हैं कि कुछ केस बना देते हैं कि जैसे पहला केस आ गया कि r लेस देन और इक्वल टू 5.3 आ गया, जैसे 5.3 आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे, इस ऐसी सिचुएशन जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए जो r आएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, ग्रेटेस्ट टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा T5+1, मतलब T6 टर्म मिलेगा। मतलब R कितना एज्यूम करेंगे इसमें, R की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, T6, ठीक है। और यदि कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिल रहा है, दूसरा केस, दो तरह की सिचुएशन आ सकती है ना, कि या तो ये इंटीजर बनेगा मतलब नेचुरल नंबर बनेगा, या फिर कुछ इस तरह का डेसिमल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन है कि यदि डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है तो इसमें एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा। लेकिन यदि आर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे 7 आ गया, अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखने को मिलती है, ऐसे में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म टर्म दो होती हैं, टर्म्स दो होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी r की वैल्यू 7 आ जाएगी, और एक r की वैल्यू इससे जस्ट छोटा 6। मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, T8 एंड T7, ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि आप कहोगे कि सर ये दो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कैसी होंगी, तो ग्रेटेस्ट नहीं होगी। कहने का मतलब है कि T8 और T7 इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आ रही होगी, इसीलिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगी दोनों। क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू तो एक ही होगी, लेकिन यहाँ दो मिल रही हैं। दो मिलने का मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी होगी, सेम। लेकिन क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं T8 इक्वल टू T7? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है, नहीं बोल सकते। ये बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी, एक नेगेटिव, और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ रही होगी, तो तब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि सर जब r लेस देन इक्वल टू 5.3 आया था, तो r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, ये सब पॉसिबल वैल्यू है। तो आपने सिर्फ 5 को ही क्यों लिखा, 4 भी तो ले सकते थे, तो 4 ले सकते थे, 3 ले सकते थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये हमने, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो इनइक्वालिटी, ये आधी इनइक्वालिटी सॉल्व हुई है। इसका सेकंड हाफ हमने सॉल्व ही नहीं किया है। सेकंड हाफ, जो सेकंड हाफ है वो आर पे दूसरी रेस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे ये फर्स्ट हाफ में आर में रेस्ट्रिक्शन आती है, ऐसे ही सेकंड हाफ में आर में रेस्ट्रिक्शन आती है। तो उस रेस्ट्रिक्शन में जो देखा गया है वो ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलता है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो सेकंड हाफ सॉल्व करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे थोड़े जो रिजल्ट है जो देखने को मिलते हैं वो आपसे डिस्कस कर ले। तो यदि ये वैल्यू कुछ इस तरह से आती कि पॉइंट में आ रही, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट या 8 पॉइंट समथिंग, तो वहां पे एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा। लेकिन यदि इंटीजर आ रहा है तो वहां पे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखने को टर्म मिलेंगी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम आएगी। क्या इतनी बात समझ आए? नोट ऑन दिस। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना बच्चा लोग, एक क्वेश्चन करते हैं।
राइट डाउन। क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द numerically greatest term in the binomial expansion of 2 plus son of 2 plus 3x to the whole power 9 if x is equal to 3/2. आंसर करो, आंसर इट। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स। तो ये अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि r लेस देन और इक्वल टू n की जगह कितना है 9+1 अपॉन 1 प्लस a की जगह 2 है, 2 अपॉन x की जगह 3x ने ले रखी है ऐसा। और देखो x की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे r लेस देन और इक्वल टू ये कितना हो गया 10 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो ये 4/9 आ गया। देखो ध्यान से 4/9 आएगा, 3/2 है x की वैल्यू 3/2 तो 4/9। तो इसको लिखेंगे r लेस देन और इक्वल टू 90 अपॉन 13, 90 अपॉन 30 और इसको डिवाइड कर दो, बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 90 को इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या 6.9 समथिंग आएगी, 6.9 समथिंग आएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है, r इज लेस देन और इक्वल टू 6.9 ऐसा समथिंग है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा T7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे T7 को हम लिखेंगे R6 पुट कर देंगे और यहाँ पे 9C6 2 to the power 3 एंड 3x to the power 6 आ जाएगा। और बाय द वे अब x हमें पता है तो x की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 9C6 को 9C3 भी लिख सकते हैं, 2 to the power 3 एंड 3 into x is 3/2 का होल पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9C3 को लिख सकते हैं 9/3, 8/2, 7/1 into 2 to the power 3 into 3 to the power 12 divided by 2 to the power 6। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करें, 3 जा 9, ये 3 आ गया और यहाँ पे हाँ ये 2 to power 3 और 2 to power 3 तो 2 to power 6 ये कट हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 7 into 3, 7 into 3, 7/2, 7/2 into 3⁻13। देखो क्या ये आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, 7/2 into 3⁻13, यही आंसर है बच्चा इसका। देख लो ध्यान से कैसे किया, किस तरह से अप्रोच करेंगे, नोटेड डाउन। कोई डाउट इसमें? देखो अप्रोच करने का तरीका किस तरह से करते हैं, कि ये फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू देखी 6.9 है, तो 6.9 है तो R हो गया 6, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 1 मिलेगा और वो होगा T6। R 6 है ना, तो T7 आ जाएगा सर, T7। 7 टर्म को 7 टर्म आप लिख सकते हो, और 7 टर्म जो देखने को मिल रहा है वो 7/2 into 3⁻13 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट डाउन दिस, नोट इट डाउन।